हेलो। तो आज हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के PYQs। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रह गया था, ये PYQs रह गए थे तो ये करवा रहे हैं हम। और बाकी के हम जैसे हमने बायोलॉजी के करवाए थे वो भी करवाएंगे। बीच में हमारा लैपटॉप ख़राब हो गया था, ठीक है, तो उस कारण से इसमें क्या रैम वगैरह डली थी, पुराना लैपटॉप है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर ए परफेक्ट गैस द स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp। एक होता है Cp हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। एक होता है Cv, है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होता है ना, ठीक है। एंड दैट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv आर रिलेटेड, है ना। तो ये जो है Cp और Cv कैसे रिलेट करते हैं, तो हमने पढ़ा था, मेयर्स लॉ पढ़ा था, है ना। मेयर्स रिलेशन जो है वो क्या होता है, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर, ये होता है। ये आपको याद रखना है, रट लेना है, ये बिल्कुल कैसे भी घुमा फिरा के ये पूछा जा सकता है। और ये भी आपको याद रखना है, गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv। गामा क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है, ये एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, ये मोनो एटॉमिक एटॉमिक गैसेज जो है उनके लिए अलग अलग प्रकार से निकलता है, ठीक है। वो भी मैं बता दूंगा, रुको अभी पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें हमें Cp और Cv का रिलेशन देखना है। तो देखो ये Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर कहाँ पर है, तो यहाँ Cp इज इक्वल टू Cv तो होता नहीं है ना। Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर, ये डायरेक्ट यहाँ दे रखा है, तो यही होगा वैसे तो, ठीक है। तो और इसको ऐसे भी दे सकता है कई बार कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, इसी को इधर उधर घुमा रहा है बस। और ऐसे भी कर सकता है Cp माइनस आर इज इक्वल टू Cv, ये भी आ सकता है, ठीक है, पेपर में। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv, अब अच्छा ये याद कैसे रहेगा आपको, है ना। तो C मतलब वही है, हीट स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो ये बात याद रखना, Cp को ऐसे याद रखना आप कि Cp मतलब पावरफुल। तो पावरफुल जो है वह ज़्यादा ताकतवर है ये। तो ये जब ये दोनों मिल जाएंगे ना, Cb और R दोनों, ये इससे हीट कांस्टेंट है ना R, ठीक है। ये दोनों मिलकर तब जा कर के Cp का मुकाबला करेंगे, ऐसे याद रख लेना। हमेशा Cp बड़ा है तो ऊपर आएगा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। याद रखने के लिए वैसे इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बता दूँ थोड़ा, ठीक है। गामा क्या होता है, मोनो एटॉमिक जो गैस होती हैं, मोनो एटॉमिक गैस मतलब जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन तो H2 की फॉर्म में होती है, जैसे हीलियम हो गई, है ना, नियॉन हो गई, ये सारी की सारी क्या है, मोनो एटॉमिक गैसेज होती हैं। तो उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तो क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होता है 3 वैसे, है ना। और गामा क्या होता है, 5/3 होता है। और डाई एटॉमिक के लिए ये निकलता है डायरेक्ट, है ना। डाई एटॉमिक के लिए कितना होता है, 7/5 होता है। और पॉली एटॉमिक के लिए कितना होता है, 4/3 होता है ना। 4/3 होता है पॉली एटॉमिक गैस के लिए। तो ये आपको याद रख लेनी है, ये वैल्यूज़, है ना। तो मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ, एक सेकेंड बस, है ना। ये हमारा राइट आंसर हो गया, मेयर्स रिलेशन, जो कि ये है, ठीक है। और गामा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, Cp अपॉन Cv होता है। और मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितना होता है, 5/3, ठीक है। और डाई एटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए गामा कितना होता है, 7/5। और पॉली एटॉमिक के लिए
कितना होता है गामा 4/3। ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है। मोनो एटॉमिक जैसे अगर क्वेश्चन हम दे दिया हीलियम गैस, नियॉन गैस, है ना, ये क्या मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक जैसे H2 हाइड्रोजन गैस हो गई, है ना, या फिर O2, है ना, ये क्या है डाई एटॉमिक गैसेज हैं। ठीक है, और पॉली एटॉमिक गैसेज कौन सी हो जाएंगे, जैसे CO2 हो गया, NO2 हो गया, है ना, और HCl, ये भी गैसेज फॉर्म में ही होता है ना। तो बस, है ना, ये बात याद रखना। और कुछ रिलेशन भी होता है क्या, ये जो आता है ये गामा की वैल्यू कैसे निकलती है। एक बात ये भी याद रखना आपको कि CV जो है, CV इक्वल क्या होता है, ये FR/2। F क्या है, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये जो है हर गैस के लिए अलग होता है। जैसे कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 होता है, ये, है ना, मोनो के लिए कितना होता है 3 होता है। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो फिर इसमें वैल्यू रख देंगे तो आपस में ये रिलेशन होता है, आ जाएगा, है ना। डाई के लिए कितना होता है, ये डाई के लिए 5 होता है। और पॉली एटॉमिक के लिए कितना होता है, ये 6 हो सकता है या फिर और ग्रेटर देन 6, है ना। ठीक है, ये ठीक है, केवल आपको ये रिलेशन याद रख लेना है, CV इक्वल टू। ठीक है, इसी से आप CV की वैल्यू अगर आप यहाँ रखेंगे, ठीक है, FR/2, तो इससे आप CP भी निकाल सकेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ज़्यादा बहुत टाइम ले लिया क्या, इसमें 6 मिनट ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन ए सिंक एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट सोर्स टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो एफिशिएंसी निकालनी है हमें हीट इंजन की। तो हम जानते हैं हीट इंजन जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उस पर वर्क करता है। ठीक है, 3 लॉ हैं, जीरोथ लॉ है, एक जीरो लॉ है, एक फर्स्ट लॉ है, एक सेकंड लॉ है। ठीक है, ठीक है, जीरो लॉ तो यहाँ नहीं करते इसे एक्सप्लेन, ठीक है, आगे आ जाएगा तब कर देंगे। तो ये सेकंड लॉ है, इसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी हीट अगर हम दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी सिस्टम को, तो जब सिस्टम को कोई हीट देंगे तो ये सिस्टम कुछ वर्क करेगा, वर्क करने के साथ ये कुछ हीट जो है रिलीज भी करेगा, मतलब लिबरेट करेगा, रिजेक्ट करेगा कुछ हीट। यानी कि पूरी की पूरी जो हीट हम किसी भी सिस्टम को दे रहे हैं वो 100% से क्या है कन्वर्ट नहीं होगी किसमें, वर्क में। टोटली कुछ हीट इसमें लिबरेट होगी। जैसे इंजन वगैरह चलते हैं तो वो हीट क्यों होते हैं, इंजन पूरा पूरा वर्क क्यों नहीं करते, क्योंकि कुछ हीट लिबरेट होती हैं। और ये जो स्टेटमेंट दिया था ये किन्होंने दिया था, केल्विन प्लांक ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो इन्होंने दिया था ये स्टेटमेंट। इसमें क्या है, हीट जो होगी जहाँ से जा रही है वो जिस सोर्स से जा रही है, सोर्स का टेम्परेचर हमेशा जो T1 है, हम सोर्स का टेम्परेचर, ये सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर T1 मान रहे हैं, और कुछ वर्क हुआ और कुछ अमाउंट में हीट निकली जो क्या होता है सिंक होता है ना, सिंक में निकलती है, तो ये T2 मानते हैं ना। तो हमेशा T1 जो है ग्रेटर देन रहेगा T2, तभी तो वर्क होगा, है ना, तभी कोई ना कोई वर्क होगा। तो ये हो गया। तो इससे इसमें हमने जब सेकंड लॉ में पढ़ा था, इससे हमें क्या निकला, नीटा यानी कि इफिशियंसी निकली थी, 1 - Q2/Q1 होता है। और जब हमें इसे कार्नोट हीट इंजन के हिसाब से अगर इसे कंपेयर करते हैं, कार्नोट हीट इंजन क्या है, एक हाइपोथेटिकल हीट इंजन है, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकती, उसकी एक है ना। तो इनकी क्या होगी, T2 - T1 टेम्परेचर के टर्म में। ये हैं एफिशिएंसी के फॉर्मूलाज, है ना, ये दो हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ हीट दे रखी है, तो यहाँ पर हम जनरली बस फार्मूला के अंदर ये रख देंगे, नीटा यानी कि एफिशिएंसी 1 - T2 - T1। और अगर हमें हीट के फॉर्म में दे रखा होता तो ये लगाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो T2 टेम्परेचर, T2 मतलब सिंक में कितना है 30 डिग्री है, और सोर्स में कितना है 90 डिग्री है। तो हमेशा टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो 30 + 273 ये कितना हो जाएगा, 0 3 3 0 और 3, है ना, 303 केल्विन। 303 केल्विन तो किसका है, सिंक का है ये T2। ठीक है, ये सिंक का है। और T1 क्या हो जाएगा 90 डिग्री
प्लस 273 कितना हो जाएगा, 363 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें वैल्यू रख देंगे 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 की वैल्यू कितनी है 303 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 363। इसको सॉल्व करेंगे आगे, 363 माइनस 303 अपॉन 363 तो ऊपर कितना बचा 60। तो नीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 अपॉन 363। इसे 3 से काट देंगे, 3 दूनी के 6, 0 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, तो 20/121 है ना, 20 अपॉन 121 ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसकी इफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होती है, तो राइट आंसर इसका 3rd हो जाएगा। समझे आपको? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इन द एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक मतलब जहाँ पर क्या है, जो हीट है, हीट चेंज क्या है, 0 है, हीट कांस्टेंट है, हीट चेंज नहीं हो रही है। ऑफ ए सिस्टम इन विच इट्स टेम्परेचर चेंजेज फ्रॉम ए वैल्यू T1 टू T2। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होता है आपको, वैसे एंट्रोपी डेल्टा S इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन हीट रिवर्सिबल। अगर यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टर्म नहीं दे रखी है तो हम रिवर्सिबल मानेंगे, है ना, अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा T है ना, ये एंट्रोपी है। और इससे भी फॉर्मूले से भी समझ में नहीं आया, तो एंट्रोपी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का फैलाव होना, बदलना, बढ़ना, यानी कि उसकी एनर्जी कम होना। जैसे कि पानी है, पानी ऊपर झरने, पहाड़ों के ऊपर कोई झील में पानी है तो वो झरने के रूप में नीचे की ओर जाएगा, अपनी एंट्रोपी कम करेगा। ठीक है, अगर आप कहीं कोई चीज़ पेड़ पर लटक रही है, फल वगैरह, तो वो नीचे गिरने को होगा, क्योंकि अपनी एंट्रोपी कम करेगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी से नीचे आएगा। ठीक है, समझे आपको? तो ये एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे ये कोई चीज़ है, इसके अंदर पानी है, ये बर्तन है, इसके अंदर पानी, इसको अगर हम हीट करेंगे, हीट करने पर तो इसके अंदर फैलाव होगा, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, अपनी एंट्रोपी को, है ना, फैलाएंगे मतलब। ठीक है, समझे आप? सीधी सी बात, फैलाव या फिर इधर उधर होना। ठीक है, उलझाव, है ना, ये एंट्रोपी है। तो ये जर्नल इसी, लेकिन आपको ये अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर हीट चेंज, तो ये हमने एक बनाया, एक प्रकार का थर्मस है ये। ठीक है, ये इसकी एडियाबैटिक क्या है, बॉल है, मतलब ये क्या है, एडियाबैटिक बॉल है, दीवार है इसकी एडियाबैटिक, यानी कि हीट जो है एक्सचेंज नहीं हो रही है, इसके अंदर कुछ भी भरा हुआ है। अगर इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रही, तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी या फिर सेम रहेगी, बताओ? अगर यहाँ टेम्परेचर हम कुछ भी करें, लेकिन ये जो है रिवर्सिबल जो है ये 0 है, तो ये ओवरऑल इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अगर इसकी जगह हम 0 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर भी लिखते हैं तो 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में सोचने पर ये आपको यहाँ मजबूर करेगा कि टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है ना T1 से T2। अरे भाई, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ क्या हीट क्या रिवर्सिबल है यहाँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर चेंज तो हो रही है, dq क्या है यहाँ पर 0 है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होकर के तुरंत उस गैस का फैलाव हो रहा है, तुरंत वह क्या है, कम हो रही है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। रिवर्सिबल क्या रिएक्शन है इसके अंदर, यानी कि पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, फिर एक्सपेंड हो जा रही है गैस, फिर टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इस प्रकार से हो रही है इसके अंदर। तो सीधी सी बात आपको याद रखना है कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसके अंदर, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसके अंदर हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, यानी कि हीट चेंज अगर 0 है तो उसके अंदर हमेशा एंट्रोपी जो है वो हमेशा सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी, डिक्रीज इंक्रीज नहीं होगी, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, लेकिन थोड़े से दिमाग लगाने वाले हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना पड़ता है, और वैसे रटने के लिए तो ईजिली हो जाएगा कि हाँ, अगर dq 0 है, ये एडियाबैटिक तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये मजबूर कर देता है। ठीक है, सोचने के लिए। ठीक है, 2 सैंपल हैं A और B ऑफ ए सर्टेन गैस विच आर इनिशियली एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम B से B/2 कंप्रेस कर देते हैं। तो A इज कंप्रेस्ड इज आइसोथर्मली और B इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। द फाइनल प्रेशर ऑफ ए का फाइनल प्रेशर हमने देखना है। तो मान लेते हैं, ठीक है, कोई A गैस है, A गैस,
इनिशियल इसका प्रेशर P है और इसका वॉल्यूम B है। फाइनली जो है इसका प्रेशर कितना हो जाता है, PA हो जाता है और वॉल्यूम कितना हो गया, B/2 हो जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या लगता है, हमने गैसियस स्टेट पढ़ा था ना केमिस्ट्री में, बॉयल्स लॉ लगता है PB इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो P1 B1 इज इक्वल टू क्या होता है, P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2, ये वाला हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, अब आता है दूसरी बात, ये तो हो गया आइसोथर्मल में A गैस, और B गैस किस में हो रही है, एडियाबैटिकली। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड कुछ बता देता हूँ। एडियाबैटिक जो हमारी प्रोसेस होती है उसके अंदर, तो एडियाबैटिक के अंदर एडियाबैटिक है, अगर यहाँ हीट चेंज जो है 0 है, तब अगर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा, तो PB गामा, गामा क्या है, वही एडियाबैटिक कांस्टेंट है, गामा इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सीधी सी बात है P1 B1 गामा, B1 गामा इज इक्वल टू होगा P2 B2 गामा, ये बात याद रखना है। और क्या होता है एडियाबैटिक में, ये तो P1 PB कांस्टेंट हो गया, एक क्या होता है PT और होता है ना। अगर इसको अगर हम देखें तो इसका रिलेशन क्या होगा, P का रिलेशन होगा P1 माइनस गामा होगा, P1 माइनस गामा इंटू T गामा इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये वैल्यू, और TB गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये भी वैल्यू आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, TB गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो ये दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं, PB गामा यहाँ पर TB गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पर P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वैल्यू, तो ये एडियाबैटिक में होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब B गैस में क्या है, B गैस जो है कंप्रेस हो रही है एडियाबैटिकली, तो यहाँ पर कंप्रेस एडियाबैटिकली हो रही है, तो यहाँ इनिशियली प्रेशर तो हमें गैस का सेम दे रखा है, तो यहाँ क्या दे रखा P, और यहाँ प्रेशर कितना दे रखा B, फाइनली क्या हो जाता है P गामा, है ना, एडियाबैटिकली तो B गामा है ना, PB गामा दे रखा है। फाइनली क्या होगा PB प्रेशर, जो भी प्रेशर होगा, और गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की PB/2 गामा, यानी B/2 हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है वो। ठीक है, ये जस्ट वैल्यू रखी है मैंने, आप इसको ऐसे बोल सकते P1 B1 गामा इज इक्वल टू P2 B2 गामा। ठीक है, तो यहाँ P1 क्या है, पहले इनिशियल प्रेशर P था, तो यहाँ P1 की जगह मैंने P लिखा है, और B गामा 1 की जगह ये B गामा लिखा है ना, और B गामा से प्रेशर, मतलब B से प्रेशर क्या हो गया, B/2 हो गया, तो यहाँ पर हमने पावर में ये B/2 गामा लगा दिया। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ से हमने क्या निकालना है, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको, तो यहाँ पर देखो, अब तो बस सॉल्व करना है, ये B से B ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है PA, यानी जो फाइनली प्रेशर जो आता है वो कितना आएगा, 2P आएगा, इनिशियल प्रेशर के 2 गुना आएगा इसका A का प्रेशर आइसोथर्मली में। और यहाँ से अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, PB गामा इज इक्वल टू, ये इसको B टू द पावर गामा अपॉन 2 टू द पावर गामा, सही लिख दिया मैंने, ये ऐसे बस खोल दिया है। और ये क्या हो जाएगा, PB गामा से, सॉरी P गामा से B गामा से B गामा कैंसिल, सॉरी है ना, बोलने में दिक्कत हो गई थोड़ी सी। तो यहाँ फाइनली जो है PB कितना आएगा, प्रेशर ऑफ गैस B गैस का क्या है, ये 2 टू द पावर गामा जाकर के उधर मल्टीप्लाई हो गया, इनिशियल प्रेशर से कितना गुना हो गया, 2 टू द पावर गामा। अब देखो गामा जो है ये हमने पहले भी बता दिया, एडियाबैटिक कांस्टेंट है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है 5/3, डाई एटॉमिक के लिए 7/5 और पॉली एटॉमिक के लिए 4/3। ठीक है, तो ये सब के लिए अलग अलग है। अगर मोनो एटॉमिक गैस भी लें तो इसका कितना आ जाएगा 5/3, यानी कि
1.6 आ जाता है। तो 2 टू द पावर 1.6 करेंगे तो ये वैल्यू तो ज़्यादा आएगी। यहाँ तो ये केवल 2 गुना है। जो P1 जो प्रेशर आया है P1 गैस का, PA जो है प्रेशर आया है ए गैस का, वह PB गैस के प्रेशर से तो कम ही है। देखो वैल्यू कम ही आ रही है, तो ये क्या होगा, लेस होगा। तो फाइनल प्रेशर ऑफ ए गैस का फाइनल प्रेशर क्या होगा, लेस देन B होगा। थोड़ा सा मैं शायद ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, है ना, कोई नहीं, ठीक है, आप स्पीड में देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन 20 जूल वर्क इज डन ऑन गैस। तो ये जो आपको कुछ टर्म याद रख लेनी है। क्या टर्म है कि अगर हम वर्क डन ऑन, ठीक है, साइन कन्वेंशन है, वर्क डन ऑन सिस्टम और गैस कुछ भी है ना, तो हम क्या लेंगे, वर्क क्या लेंगे। अगर वर्क हम कर रहे हैं ऊपर से किसी सिस्टम पर तो वो नेगेटिव लेंगे, और कोई सिस्टम खुद से वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, तो हम क्या लेंगे, वो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव वर्क डन लेंगे, हैं, ठीक है। और अगर कोई हीट या एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना, किससे, सिस्टम से, है ना, फ्रॉम सिस्टम, है ना, तो उसे हम क्या लेंगे, हीट अगर रिलीज होगी या फिर लिबरेट होगी तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, है ना, हीट निकलना एक प्रकार से, है ना। और हीट अगर क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं किसी सिस्टम को, खुद दे रहे हैं हीट क्या कर रहे हैं हम सप्लाई कर रहे हैं, है ना, सप्लाई लिख सकते हैं, सप्लाई टू सिस्टम या गैस, तब हम क्या लेंगे उसे, डेल्टा क्यू इक्वल टू पॉजिटिव लेंगे हम, अगर हीट दे रहे हैं ऊपर से। तो ये कुछ टर्म है, ये याद रखना, बस ये याद रहेंगे आपको, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस अब देखो, ठीक है, व्हेन 20 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन गैस पर वर्क हो रहा है, डन ऑन सिस्टम नेगेटिव लेंगे, तो हम क्या लेंगे, पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, dQ जो हीट हमने दी है किसी सिस्टम को, वह कुछ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और उससे कुछ क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है, ये है हमारा, ठीक है, ये है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन ऑन गैस के लिए हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, तो यहाँ W क्या ले लेंगे, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव 20 जूल लिख दिया, मैं इस फॉर्मूले में बस रख रहा हूँ बस, है ना। 40 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज, कितनी रिलीज हो रही है हीट, 40 जूल रिलीज हो रही है, लिबरेट हो रही है हीट, है ना, किसी सिस्टम से रिलीज हो रही है, तो उसे हम नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, कितनी रिलीज हो रही है, -40, ठीक है ना। इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस वाज 70 जूल, तो ये du जो है वो क्या है, फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली तो हमें क्या है, मालूम नहीं है, तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी है, 70 है, तो 0 फाइनली तो हमें पता नहीं है ना, निकालनी है, -70 जूल माइनस ये 20 जूल, है ना। ये हमने जस्ट साइन कन्वेंशन के हिसाब से रख दिया, आपको समझ में आया। ये तो क्या है, हमारी इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और जो हीट हमारी रिलीज हो रही है वो कितनी रिलीज हो रही है, -40, माइनस क्यों, क्योंकि रिलीज में हो रही है, और वर्क डन ऑन सिस्टम इसलिए हमने माइनस में लिया। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा, UF फाइनल -70 इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा, उधर जाएगा तो -20, और अगर हम निकालें फाइनली इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, तो इसको उधर लेकर जाएंगे -70 को, तो कितना आ जाएगा, 50 जूल, ठीक है। सम जस्ट इसमें साइन कन्वेंशन करके इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज रखी हैं, तो 50 जूल इसके अंदर इसका आंसर होगा, समझे, है ना। एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स इन ए कार्नोट साइकिल बिटवीन 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने T1 हमेशा जो है ज़्यादा रहेगा, हीट इंजन दे रखा है तो सोर्स का हमेशा ज़्यादा रहेगा 227 डिग्री। इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 इसमें जोड़ देंगे, तो 7 और 3 10, 1 8 और 2 10,
1 4 4 5, तो 500 आ जाएगा, है ना। ठीक है, 500 आ गया ना। ठीक, T2 कितना दे रखा है हमें 127, इसमें 273 जोड़ेंगे तो कितना केल्विन हो जाएगा 400। ठीक है, 400 केल्विन। हमेशा एक बात याद रखनी है, डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें दे रखा है। इट एब्जॉर्ब, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है 10⁴ जूल ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर, यानी कि Q1 हमें दे रखा है कितना 10⁴ जूल। हायर टेम्परेचर मतलब सोर्स की साइड से, है ना, फ्रॉम सोर्स। हमेशा याद रखना T1 हमेशा ग्रेटर देन T2 रहेगा हीट इंजन में, है ना, और Q1 हमेशा ग्रेटर देन Q2 रहेगा। ठीक है, तो हमने थोड़ी देर पहले शायद देखा था हीट इंजन, है ना, तो उसमें हमने नीटा देखा था एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 - T1/T2। ठीक है, हीट के उसमें अगर हीट में दे रखा है, टेम्परेचर में दे रखा है तो, और हीट में अगर दे रखा है तो 1 सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, T2/T1, और ये क्या होगा Q2/Q1। ठीक है और अगर वर्क की फॉर्म में दे रखा होगा तो वो हम देख लेंगे अभी, रुको, है ना, नीटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q1 ये होता है ना। ठीक है, इसको अभी हटा देता हूँ। ठीक, अब हमें जो दे रखा है जस्ट उनकी वैल्यूज रखनी है, तो 1 ये दोनों आपस में इक्वल कर देंगे। T2 कितना है, T2 कितना है 400 केल्विन, तो 1 - 400 अपॉन T1 कितना है 500 इज इक्वल टू 1 - Q2 कितना दे रखा है, Q2 हमें तो हीट अमाउंट ऑफ इज कन्वर्ट टू वर्क, है ना, Q2 हमें दे नहीं रखा है तो वर्क में कन्वर्ट करना है ना, तो नीटा इज इक्वल टू वर्क क्या होता है वर्क डन अपॉन Q1 ये होता है। तो वर्क तो हमें निकालना है, और Q1 कितना दे रखा है, ये नीटा की वैल्यू है ना, Q1 कितना दे रखा है हमें 10⁴ जूल। इसको अगर हम वर्क इज इक्वल टू लिखते हैं 10⁴ जूल, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो उससे पहले से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 500 माइनस 400, 100/500, 1/5 गुना 10⁴ ठीक है, अब ये सॉल्व करेंगे ना, ये जर्नली बस इसको, ये जो रिलेशन है कैसे आया मालूम है ना, थोड़ी देर पहले बताया था ना। नीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1 - T2/T1, या फिर नीटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q1। कितना हमने हीट दिया है, कितना थोड़ी देर पहले बताया ना, कौन सी शायद सेकंड क्वेश्चन में, है ना, तो इसकी वैल्यू अगर हम करेंगे W इज इक्वल टू क्या होगा 5 दूनी 0.2 × 10⁴, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2000, है ना, 2000 जूल। तो यहाँ 2000 जूल, ये ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझे आप, जस्ट फॉर्मूले के अंदर रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर। देखो एफिशिएंसी क्या है 1 - T2/T1। तो एफिशिएंसी किस पर डिपेंड कर रही है बताओ, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड कर रही है, केवल टेम्परेचर पर। क्या वो जो फ्यूल हम दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी, नहीं। क्या वॉल्यूम पर, नहीं। क्या प्रेशर पर, नहीं। क्या टेम्परेचर पर, हाँ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। और अगर टेम्परेचर सेम दे रखा है तो एफिशिएंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, सेम। नेक्स्ट, इन द कार्नोट इंजन, है ना, द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 27 डिग्री। तो सिंक का टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री है। तो सबसे पहले इस सिंक के टेम्परेचर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, केल्विन में। तो 27 डिग्री प्लस 273 वो कितना हो जाता है 300 होगा ना, 300 ही होगा, है ना, 300 केल्विन, है ना। एंड दैट सोर्स का कितना है, ये तो क्या है सिंक है, सोर्स को हम T1 लेते हैं हमेशा, है ना। तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, कितना दे रखा है 327 प्लस 273, तो कितना होगा ये 600 हो रहा है ना। 7 और 3 10, 0 यहाँ से लगे 1 3 10, हाँ ठीक है 600 हो रहा है। ठीक है, 600 केल्विन। बस
अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो नीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो 1 माइनस T2 कितना है 300 अपॉन T1 कितना है 600, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है, हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना है और कैलकुलेशन अच्छे से करनी है बस। ठीक है, थोड़ा धैर्य के साथ, है ना। देखो ये वाले रिलेशन मैंने पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, पीटी रिलेशन फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए पीटी रिलेशन है ना। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो पी बाई टी कॉन्स्टेंट होता है नहीं, जिस एडियाबैटिक में गामा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एक तो हमने देखा था पी बी गामा इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट, है ना। तो एक्सपेंशन में तो क्या होता है वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये वॉल्यूम वाली टर्म तो आएगी नहीं, है ना। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है। एक होता है क्या पी 1 माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट, है ना। एक होता है पी टी गामा माइनस 1, ये होता ना, नहीं सॉरी टी बी गामा माइनस 1 होता है। टी ये बी है नीचे, है ना, बी गामा माइनस 1 होता है, टी बी गामा माइनस 1 ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो बस ये 3 रिलेशन आपको तो ये याद रखने ही है ना। ये इसको कैसे भी दे सकता है, इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है टी गामा पी 1 माइनस गामा। ठीक है, एक ही बात तो है, वही मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये देखो ये किस में मिल रहा है, पी टी गामा कांस्टेंट ये तो होता ही नहीं है, और पी गामा टी 1 माइनस गामा यहीं पर कन्फ्यूज होंगे इन दो में से। ठीक है, तो ये पी गामा नहीं है, पी पर गामा नहीं है टी के साथ, है ना। पी पर केवल गामा तो कभी आया ही नहीं, तो पी पर तो 1 माइनस गामा ही होगा, पी 1 माइनस गामा टी गामा, तो ये कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर। तो ये जो है कुछ रिलेशंस हैं, ये याद रखने हैं। ये इन 3 से ज़्यादा कोई रिलेशन है ही नहीं, बस यही है, ये याद रखने हैं। ये अवश्य जो है पूछे जा सकते हैं। ये जो ऐसा बन रहा है ना, ये गामा है, ठीक है, ठीक है, और ये नीचे बी है। ठीक है, नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन, तो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड कर रहेगी, तो उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, और क्या होता है नीटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q1, और क्या होता है नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले, तो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। तो वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। डिजाइन ऑफ इंजन, कैसा भी डिजाइन बना दो इंजन की, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। लेंथ ऑफ स्ट्रोक ऑफ इंजन, जो इंजन का जो स्ट्रोक होता है ना, जो शाफ्ट को ऊपर नीचे करता है घुमाने के लिए, वो कितना भी बड़ा हो छोटा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर ऑफ सोर्स और सिंक और सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर सोर्स का हम टेम्परेचर देखो, ये क्या है सोर्स है, इस टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देंगे, जैसे कि ये क्या है डिनोमिनेटर के अंदर है ना, नीचे की साइड है, इसको अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे कोई भी वैल्यू है 1/2 है, अभी नीचे की वैल्यू को हम जितना बढ़ाते जाएंगे, 3 बढ़ा देंगे, है ना, 5 बढ़ा देंगे, जितनी बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू इस ओवरऑल इसकी वैल्यू कम होगी, तो 1 माइनस जितना कम होगा उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, मैथ है सीधी सी, है ना। टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक पर डिपेंड करता है कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी, सही बात है। और कब बढ़ेगी, अगर सोर्स का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और सिंक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी घटेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें क्या है 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक तो है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट, वो क्या है, जो केल्विन प्लांक्स जो है इनका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ये है कि जैसे हम Q1 हीट दे रहे हैं किसी भी सिस्टम को, तो उससे जो वर्क डन होगा वो पूरी तरह 100% कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो Q1 हीट है पूरी 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ Q2 हीट क्या है लिबरेट करेगी, रिलीज करेगी, है ना। ठीक है, यानी कि इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट 100% हीट इनटू वर्क, ये केल्विन प्लांक ने कहा। और एक होता है क्लेसियस, उन्होंने क्या बोला कि ये जो ऐसे Q1 हीट है सोर्स की, है ना, T1 सोर्स है ना,
और ये हमारा कोई सिस्टम है। इस सिस्टम पर हम कुछ वर्क करेंगे, एक्सटर्नल वर्क, तब जा कर के हम इससे कुछ Q2 हीट निकाल पाएंगे। बिना एक्सटर्नल वर्क के हम जो है इस सिस्टम से हीट नहीं निकाल पाएंगे। जैसे जो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, फ्रिज वगैरह होते हैं, उनके अंदर हमारा जो सिस्टम होता है वो क्लॉसियस का होता है ना। हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट है। और केल्विन का स्टेटमेंट क्या है, वो ये कि हम 100% हीट को पूरे की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब देखते हैं ऑप्शंस को। हीट फ्रॉम ए, और ये जो है केल्विन का ही था, ये नीटा इज इक्वल टू 1 - T2 अपॉन T1, ठीक है। तो इसमें हीट फ्रॉम ए कोल्ड रिजर्वियर कैन बी ट्रांसफर टू हॉट विदाउट एक्सटर्नल वर्क, नहीं। वैसे तो ये क्लॉसियस का है, जिसमें भी क्या है, विद आएगा, है ना। अगर ये विद कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्लॉसियस का स्टेटमेंट हो जाता है। लिख देता हूँ मैं ताकि याद, अगर विद कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये विद कर दे तो ये क्लॉसियस, ठीक है, उसका क्लॉसियस का स्टेटमेंट हो जाता है। इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज इक्वल टू 1, नहीं, एक 1 के इक्वल तो कभी भी नहीं होगी, 1 से हमेशा कम रहेगी, है ना। तो ये गलत बात है। हीट फ्रॉम ए हॉटर रिजर्वियर कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू वर्क, पूरा वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, ये नहीं बोला था उन्होंने। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज लेस देन 1, हाँ ये तो बात सही है, हमेशा कम रहेगी, तो डी इसका सही रहेगा ऑप्शन, डी इसका ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज इंक्रीज देन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है। तो नीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - T2 अपॉन T1, और ये सोर्स है T1, हमेशा हमने क्या बोला कि T1 क्या लेना, हमें T2 से ज़्यादा लेना, हमेशा T1 क्या है, सोर्स है, और T2 क्या है, हमेशा ये क्या है, सिंक है, ये लेना है। तो अगर सोर्स की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी बताओ, बढ़ेगी, सीधी सी बात है, इंक्रीज होगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है ये, है ना। तो थैंक यू। और आगे हम केमिस्ट्री की जो है क्लास लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कल तक, है ना। थैंक यू वेरी मच।